हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हम इरिगेशन पढ़ रहे थे। इरिगेशन पे हमने हमारा जो दो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए थे, है ना, रिवीजन सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कैनाल इरिगेशन एंड इट्स डिज़ाइन, है ना। कैनाल इरिगेशन क्या होता है वो देखेंगे हम, और उसके बाद हम कैनाल की डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कैनाल। कैनाल होता क्या है, तो हमको पता है कि बेसिक हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो हमको जो करना है इरिगेशन करना है ना। अब इरिगेशन करने के लिए हमको किसकी नीड है? वाटर की, है ना। अब हमको वाटर की नीड है, तो हम वाटर लाएंगे कहाँ से? वाटर लेके आएंगे सोर्स से। तो सोर्स हमारे पास, जैसे हमारे पास रिवर हो गया या रिजर्वायर हो गया, तो रिवर या रिजर्वायर से हम क्या करेंगे? वाटर को लेकर आएंगे और अपनी फील्ड तक लेकर जाना है हमको वाटर को। तो किसके तरीके से, किस माध्यम से लेकर जाएंगे? तो उसके लिए हम बनाते हैं एक कैनाल। तो कैनाल क्या हो जाएगा? एक आर्टिफिशियल चैनल हो जाएगा, है ना, जिसका यूज क्या है कि वाटर को कैरी करना। कहां से? रिजर्वायर या रिवर से वाटर को कैरी करना, है ना। और पर्पस क्या है? इरिगेशन तो एक पर्पस है ही हमारा, साथ में हम इससे पावर जनरेशन भी कर सकते हैं और नेविगेशन के भी काम पे कैनाल हमारी आती है ना। तो वही है कैनाल क्या? हमारा आर्टिफिशियल चैनल ऑन द ग्राउंड टू कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर एंड रिजर्वायर फॉर पर्पस लाइक इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड नेविगेशन। तो इरिगेशन के पर्पस से भी हमारी कैनाल काम पे आती है। उसके बाद पावर जनरेशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो बनती है तो पावर जनरेशन के काम पर भी आती है। दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं तो नेविगेशन, तो नेविगेशन भी लास्ट क्लास में समझा चुके हैं क्या होता है ना। एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमको जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेविगेशन। तो इस पर इसलिए हमारी कैनाल जो है यूज होती है। उसके बाद कई बार टर्म यूज होती है, एक तो चैनल। यदि हमारा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, हाई डिस्चार्ज है, तो वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो कैनाल वर्ड यूज़ करते हैं। और यदि हमारा डिस्चार्ज कम होगा, लो डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ पे हम चैनल वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। तो चैनल जो होता है लो डिस्चार्ज के लिए होता है। अब यदि हम कैनाल को क्लासीफाई करते हैं तो कैनाल का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, किस तरीके का सोर्स ऑफ सप्लाई है उसके हिसाब से हम कैनाल को क्लासिफाई करेंगे। तो इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो हमारी कैनाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे पास होती है परमानेंट कैनाल और एक हमारे पास होती है इनुंडेशन कैनाल। अब परमानेंट कैनाल क्या होती है? तो कैनाल हमारी, एक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो परमानेंट होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी? परमानेंट कैनाल हो जाएगी। अब परमानेंट कैनाल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक तो हमारे पास होती है पेरेनियल कैनाल और एक हमारे पास होती है नॉन पेरेनियल कैनाल। अब यदि हम बात करते हैं पेरेनियल कैनाल की, पेरेनियल कैनाल हमारी होती क्या है, तो जिसपे थ्रू आउट द ईयर वाटर मौजूद रहता है वो हमारी क्या होती है? पेरेनियल कैनाल कहलाती है। उसके बाद यदि नॉन पेरेनियल कैनाल की यदि हम बात करेंगे तो नॉन पेरेनियल कैनाल में हमारे पास वाटर थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास पूरे साल भर के लिए नहीं होती है ना। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कैसा होगा? परमानेंट। मतलब कैनाल तो वहां पर बन गई है, अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर वाटर है या नहीं है। अगर वाटर थ्रू आउट द ईयर मौजूद होगा तो उसको हम बोलेंगे पेरिनियल कैनाल बोलेंगे, और यदि वाटर थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम नॉन पेरिनियल कैनाल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्यूंडेशन कैनाल। अब इन्यूंडेशन कैनाल हमारे पास होती क्या है? अब इन्यूंडेशन का मतलब क्या होता है? तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कैनाल है जिसको हम एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करके रखते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि हमारी कैनाल में फ्लड टाइम आ गया या वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे हम इस कैनाल से वाटर को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, है ना। तो ये ऐसी कैनाल है जो कि हमारे ओवरफ्लो के टाइम पे यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो कैनाल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमारे पास होती है फीडर कैनाल और एक हमारे पास होती है कैरियर कैनाल। अब यदि हम बात करते हैं फीडर कैनाल की, तो फीड करने से ही नाम से समझ में आ रहा है कि फीडर का मतलब क्या होता है? फीड करना। मतलब ये दूसरी जो कैनाल है उनको वाटर क्या करती है? फीड करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फीडर कैनाल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर कैनाल। तो कैरियर कैनाल का जो पर्पस होता है, एक तो वाटर को दूसरों को दे भी सकती है और खुद ये वाटर क्या करती है? इरिगेशन करती है। तो हमारे क्या हो जाएगी? जो वाटर को खुद लेकर चल रही है वो हो जाएगी हमारी कैरियर कैनाल, है ना। और इसका पर्पस क्या हो जाएगा? ये खुद ही जो इस कैनाल में जो वाटर होगा उससे इरिगेशन किया जा सकता है और ये फीड भी कर सकती है अदर कैनाल्स को। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो बेस्ड ऑन सॉइल थ्रू विच इट्स कम्स। अब हमारी कैनाल से किस तरीके की, हमारी कैनाल कहां पर बन रही है, किस तरीके की सॉइल में बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो एक हमारे पास होती है एल्यूवियल सॉइल कैनाल। अब एल्यूवियल का मतलब हमने सॉइल में पढ़ा हुआ है। एल्यूवियल का मतलब क्या होता है कि ऐसी मिट्टी या ऐसी सॉइल जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है ना। तो वो क्या हो जाएगी? एल्यूवियल। यदि एल्यूवियल सॉइल पे हमारी कैनाल बनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्यूवियल सॉइल कैनाल। और यदि ऐसी सॉइल जहां पर एल्यूवियल सॉइल ना हो तो क्या कहलाएगी? नॉन एल्यूवियल सॉइल कहलाएगी। वहां पर जो कैनाल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ये हमको पता होना चाहिए। परमानेंट कैनाल क्या होती है, डेफिनेशन आ जाती है। इनुंडेशन कैनाल क्या होती है, फीडर कैनाल क्या होती है, कैरियर कैनाल क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो कैनाल को हमारे पांच टाइप से बांटा गया। एक तो हमारे पास होती है मेन कैनाल, एक हमारे पास होती है ब्रांच कैनाल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल,
माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल और फिर हमारे पास आता है वाटर कोर्स। अब यदि हम बात करते हैं मेन कैनाल की और ब्रांच कैनाल की, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, इसको हम रखते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। और जो हमारी वाटर कोर्स होती है, वाटर कोर्स को हम रखते हैं टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, है ना। ये पूरा जो सिस्टम कहलाएगा ये हमारा वाराबांडी सिस्टम कहलाता है ना। और यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी मेन कैनाल है और ब्रांच कैनाल है, उसके बाद ये हम बोल सकते हैं इस तरीके से जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, ये किसके अंडर पर काम करते हैं, तो ये हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जबकि यदि हम बात करते हैं वाटर कोर्स में, जो वाटर की सप्लाई होगी उसका जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, फार्मर के, ठीक है। अब इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि रिवर से हमको वाटर लेकर आना, तो रिवर से जो हम वाटर लेकर आए हैं, है ना, तो हमने क्या किया, एक तो कैनाल हेडवर्क बना दिया। कैनाल हेडवर्क बनाने के बाद हम क्या करेंगे, मेन कैनाल में वाटर लेकर आएंगे। तो मेन कैनाल पे जो वाटर आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी फील्ड में या जिस लोकेशन पे हमको वाटर देना है वहां पर कितने वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से हम मेन कैनाल को डिजाइन करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ब्रांच कैनाल में, तो ब्रांच कैनाल पे जो डिस्चार्ज होगा वो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच कैनाल, यदि डिस्चार्ज के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल क्या होती है, जहां पर जो डिस्चार्ज है हमारा 0.25 से 5 मीटर क्यूब तक वेरी करता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड तक वेरी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल की, तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल पे जो डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो 0.25 मीटर की पर सेकंड से कम होती है। अब वाटर कोर्स में यदि हम बात करेंगे, वाटर कोर्स या आउटलेट में, तो आउटलेट में जो वाटर जितना जरूरी होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि वहां की हमारी फील्ड में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम यहाँ पर वाटर की सप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर डिस्चार्ज मेंशन नहीं है। नेक्स्ट यदि हम कैनाल का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फाइनेंशियल आउटपुट के हिसाब से यदि हम अपनी कैनाल को क्लासीफाई करें तो दो तरीके से होती है। एक तो हमारे पास होती है प्रोडक्टिव कैनाल और एक हमारे पास होती है प्रोटेक्टिव कैनाल। प्रोडक्टिव कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो क्या कहलाती है, प्रोडक्टिव नाम से समझ में आ रहा है जिससे कि हमको कुछ प्रॉफिट होगा। अब प्रोडक्टिव कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो हमको एनुअली यदि हमको जो हमारी इनिशियल कॉस्ट लगी हुई थी उसका यदि हमको 6% से ऑलमोस्ट 6% यदि हमको प्रॉफिट हो रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव कैनाल बोलेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास होती है प्रोटेक्टिव कैनाल। तो यदि हम दूसरी कैनाल को बचाने के लिए, हमारी कैनाल खराब ना हो इसलिए हमने दूसरी कैनाल बनाई हुई है कि यदि फ्लड एक्स्ट्रा पे आ गया, जैसे हमारी इनंडेशन कैनाल होती है उसी तरीके से हमारी प्रोटेक्टिव कैनाल होती है, जो कि अदर कैनाल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लाइनिंग, तो लाइनिंग के हिसाब से जो हमने कैनाल का क्लासिफिकेशन किया दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होती है लाइन कैनाल और एक हमारे पास होती है अनलाइन कैनाल। अब लाइन कैनाल क्या होती है, तो हमने क्या किया, हमने क्या कर दी, लाइनिंग प्रोवाइड कर दी जिससे हमारा सीपेज लॉस जो है वो कम हो। तो हमने कैनाल पे यदि लाइनिंग प्रोवाइड कर दी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन कैनाल बोलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं लाइन कैनाल में भी तो कुछ टाइप होते हैं, जैसे यदि हमने बात किया सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग कर दिया, यदि हमने मतलब हमने क्या किया है, साइड में और बॉटम पे लाइनिंग प्रोवाइड कर दी यदि कैनाल पे, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो लाइन कैनाल हो जाएगी। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होती है, एस्फॉल्ट लाइनिंग होती है, ब्रिक लाइनिंग होती है। अब सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की यदि हम बात करें तो इसमें जो परमिसिबल वेलोसिटी होती है वो हमारी कितनी होती है, 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एस्फॉल्ट लाइनिंग भी हमारी होती है, और ब्रिक लाइनिंग की यदि हम बात करते हैं, जो ब्रिक लाइनिंग की जो परमिसिबल लिमिट होती है वो हमारी होती है, परमिसिबल जो वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है 1.8 मीटर पर सेकेंड। अनलाइन कैनाल में आपको पता है अनलाइन कैनाल क्या होती है, जहां पर लाइनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। एक मिनट, नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमको कैनाल का लेआउट किस तरीके से करना है ना। तो कैनाल अलाइनमेंट में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो अपनी कैनाल बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि हमारा एंटायर एरिया, जो भी हमारे एरिया में जहाँ पे हमको इरीगेशन देना है, तो हम इरीगेशन के लिए हम कैनाल इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरी तरीके से कवर हो सके, है ना। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करने पड़े वो मिनिमम हो। अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब क्या होता है कि वाटर जो सप्लाई हमारा हो रहा है, जैसे जिस डायरेक्शन पे हमारा रिवर का फ्लो है, यदि हमको उसको या हमारी जो कैनाल का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे यदि हमको वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है तो उसके लिए हमको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हेडवर्क्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं या क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो उस कंडीशन पे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमको मिनिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करना पड़े जिससे कि हमारी कॉस्ट क्या हो, कम हो। और उसके बाद दूसरी चीज हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो कैनाल बनाएंगे उसको घुमा के लेकर ना जाना पड़े, हमको शॉर्टेस्ट पाथ बनाना पड़े, है ना। तो इस तरीके से हम कैनाल का क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। अब कैनाल अलाइनमेंट के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो हमारी कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे पास होती है रिच कैनाल या उसी को हम बोलते हैं वाटर साइड कैनाल। नेक्स्ट है हमारे पास साइड स्लोप कैनाल और थर्ड है हमारे पास कंटूर कैनाल। अब यदि हम बात करते हैं सबसे पहले रिच कैनाल की या वाटर साइड कैनाल की, तो हमको ये दिख रहा है कि ये हमारा हिल एरिया है
है ना। तो हिल एरिया में जो हमारा जो टॉप वाला पोर्शन जिसको हम रिज बोलते हैं, रिज में जो कैनाल है उसी वही क्या कहलाएगी, हमारी रिज कैनाल होगी। उसके बाद यदि हम इस रिज कैनाल के, यदि ये हमारा क्या है, ये हमारा हिल है, तो हिल में क्या इस तरीके से हिल कैसे बनता है, कंटूर। कंटूर क्या होता है हमारा, तो सेम एलिवेशन, एक तो इमेजनरी लाइन होती है कंटूर हमारी, और सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को हम जब जोड़ते हैं तो जो हमारी इमेजनरी लाइन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। तो अलोंग द कंटूर यदि हम बात करते हैं कि कंटूर जो होगा अलोंग द कंटूर लाइन, जो हम कैनाल बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंटूर कैनाल बोलेंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारे हिल के, जैसे यदि हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हिल है, तो इसकी इस सरफेस में यहाँ पर जो कैनाल प्रोवाइड की है हमने, वो हमारी क्या है, हमारे पास रिज कैनाल है। एक मिनट। तो यदि हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा हिल पोर्शन है, तो इसके इस वाले पोर्शन पे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमारी कोई रिवर फ्लो हो रही है, और इसी पे यहाँ पर हमने जो कैनाल प्रोवाइड की है इस वाले पोर्शन पर, वो हमारी क्या होगी, रिज कैनाल होगी। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके साइड में, यदि हमने कोई कैनाल प्रोवाइड कर दी तो वो क्या हो जाएगी, साइड स्लोप हो जाएगी। और इससे 90 डिग्री पर जो हम कैनाल प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंटूर कैनाल बोलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले यदि हम देखेंगे कि रिज कैनाल या वाटर सेट कैनाल क्या होती है, तो अलाइंड अलोंग द रिज या नेचुरल वाटर सेट लाइन, है ना। तो जो रिज में जो कैनाल प्रोवाइड की जाती है, जो हमारी टॉप में या रिज में कैनाल प्रोवाइड की जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, या अलाइन की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिज कैनाल बोलते हैं हम। रिज कैनाल में यदि हम बात करते हैं, अब इस पे यदि हम इसको इस तरीके से देखें, ये हमारी रिज कैनाल है, ये वाटर का हमारा फ्लो हो रहा है रिवर में, है ना। तो यदि हम इस पे देखेंगे तो हम इससे यहाँ पर भी वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी वाटर की सप्लाई होगी वो हमारी इस डायरेक्शन पे, यदि हमारी रिज कैनाल कुछ इस तरीके से है, तो यदि हमको वाटर को इरिगेट करने के लिए देना है तो हम इस साइड भी दे सकते हैं और इस साइड भी दे सकते हैं, तो हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क की नीड नहीं होगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिज कैनाल डज नॉट क्रॉस ड्रेनेज लाइन, किसी भी क्रॉस ड्रेनेज लाइन को क्रॉस नहीं करती है रिज कैनाल, जिसके कारण यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों साइड क्या कर सकती है, इरिगेट कर सकती है। तो हमने देखा था कि ये यदि हमारा ये टॉप है ना, यदि हमारा ये टॉप है तो टॉप के हमारे इस साइड भी वाटर इरिगेट कर सकती है और इस साइड भी क्या कर सकती है, इरिगेट कर सकती है ना। और जब हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट कम होगी, या बोल सकते हैं कि नहीं होगी, तो उस कंडीशन पे हमारी क्या है, जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी रिज कैनाल होती है वो इकोनॉमिकल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटूर कैनाल। तो कंटूर कैनाल नाम से समझ में आ रहा है जो अलोंग द कंटूर प्रोवाइड की जाती है, कंटूर लाइन प्रोवाइड की जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंटूर कैनाल बोलेंगे। तो अलाइन नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री, है ना। तो जो हमारे कंट्री के जो कंटूर होंगे, कंटूर के ही पैरेलल में जो प्रोवाइड की जाती है कैनाल, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटूर कैनाल बोलते हैं, है ना। अब यदि बात करते हैं कि इस पे, यदि इस कंटूर पे यदि हमने बात किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन पे, ये हमारा ये कंटूर, यहाँ से इस तरीके से हमने कंटूर कैनाल प्रोवाइड की हुई है इस पे, इस तरीके से। तो ये वाटर को एक ही साइड इरिगेट कर सकती है ना, एक ही साइड वाटर दे सकती है इरिगेशन के लिए। तो वही लिखा हुआ है हमारा, वन साइड इरिगेशन ओनली, एक ही साइड पे वाटर की पूर्ति कर सकती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अब यदि हम बात करते हैं हमको इस पे दूसरे साइड यदि वाटर देना पड़े, जैसे यदि हम बात करते हैं कि इस साइड तो हमारा स्लोप है, तो इस साइड तो आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, इरिगेट कर सकती है ये। लेकिन यदि हमको इस साइड वाटर की नीड है तो इस कंडीशन पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायर्ड होते हैं हमारे किस पे, कंटूर कैनाल पे जनरली प्रोवाइड। ये जनरली कंटूर कैनाल कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, हिली एरिया में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास साइड स्लोप कैनाल। तो साइड स्लोप कैनाल क्या होती है हमारी, कि जैसे ये है हमारा रिज कैनाल, तो इसके यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो हमारी कंटूर कैनाल है, कंटूर कैनाल के परपेंडिकुलर, या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पर जनरली हम क्या प्रोवाइड करते हैं, साइड कैनाल प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये हमारी क्या है, साइड स्लोप कैनाल है, ये हमारा कंटूर कैनाल, ये हमारा कंटूर कैनाल है, ये हमारी क्या है, साइड स्लोप कैनाल है। तो जनरली ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो अलोंग द राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ कंट्री, तो कंटूर जो हमारी कंट्री के कंटूर हैं उसके राइट एंगल पे हमारी क्या प्रोवाइड की जाती है, हमारी साइड स्लोप कैनाल प्रोवाइड की जाती है। नाइदर ऑन द वाटर साइड नोर इन द वैली, तो वाटर साइड और वैली जरूरी नहीं है कि वहां पर होंगी। क्रॉस ड्रेनेज वर्क नॉट रिक्वायर्ड, इसमें भी यदि हम बात करते हैं तो फ्लो इस डायरेक्शन पे है और इस पे ही फ्लो इस डायरेक्शन पे है, तो हमको इस पे भी हमको जरूरत नहीं है किसकी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की, क्योंकि ये इस साइड का ये वाला एरिया भी इरिगेट कर सकती है, ये वाला एरिया भी आसानी से इरिगेट कर सकती है, तो इस पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वेरी स्टीप बैड स्लोप, इसका जो बैड स्लोप होता है ऐसी जगह पे होता है जहां पर बहुत ज्यादा स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है। डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ द ग्रेट एट द राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री, तो हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। तो ये सारी चीज समझ में आ गई होगी कि रिज कैनाल क्या होता है, जिसको हम वाटर सेट कैनाल भी बोलते हैं, साइड स्लोप कैनाल क्या होता है और कंटूर कैनाल क्या होता है ना। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कैनाल का।
कैनाल क्या होता है और कैनाल का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारी कैनाल में वाटर का लॉस किस किस तरीके से हो सकता है, तो यदि हम बात करते हैं तो हमारी कैनाल पे जो वाटर का जो लॉस होता है वो टोटल जो लॉस होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारे पास इवापोरेशन लॉस होता है, क्योंकि हमारी कैनाल क्या है ऊपर पूरी ओपन रहती है, ट्रोपोजोइडल सेक्शन उनका रहता है और क्या होती है वो ओपन रहती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगता है ना। तो यदि हम बात करेंगे तो जो उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है जिसके कारण उस पर क्या होता है इवापोरेशन होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दूसरी चीज क्या है कि यदि हमारी कैनाल अनलाइंड है तो सीपेज लॉस क्या होता है ज्यादा मात्रा में होता है। तो सीपेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं लाइन कैनाल को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम यदि हमको ज्यादा डिस्चार्ज देना है तो हमने क्या कर दिया ज्यादा डिस्चार्ज के लिए हम लाइन कैनाल प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो दो तरीके के लॉस होते हैं, एक तो हमारे पास होता है इवापोरेशन लॉस और एक हमारे पास होता है सीपेज लॉस। तो जितना वाटर हम छोड़ रहे हैं, जितना वाटर उस पर हमारी जितनी क्वांटिटी उसकी होगी उसका 25 से 30% क्या हो जाता है लॉस हो जाता है वाटर का। अब वो लॉस किस तरीके से होता है, एक तो हमारे पास इवापोरेशन लॉस है, एक सीपेज लॉस है। तो इवापोरेशन लॉस जो होता है वो टोटल लॉस का कितना होता है 2 to 3% हमारा इवापोरेशन लॉस होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सीपेज लॉस की, तो सीपेज लॉस का मतलब क्या है, सीपेज लॉस दो तरीके से हो सकता है, एक तो हमारा वाटर का पर्कुलेशन हो जाना और एक हमारा क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन। अब पर्कुलेशन का मतलब क्या है, पर्कुलेशन का मतलब यह है कि जो हमारी कैनाल होगी तो कैनाल से वाटर डायरेक्ट कहां तक पहुंच जा रहा है, पर्कुलेट होके कहाँ ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा पर्कुलेशन होगा। जबकि यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है कि हमारा जो कैनाल सेक्शन होता है उसमें एक सैचुरेटेड जोन बन जाता है और उस सैचुरेटेड जोन पे वाटर का हमारा कुछ लॉस होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इस पे जो है वाटर टेबल तक वाटर जाके नहीं मिलता है। तो ये हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन लॉस और पर्कुलेशन लॉस, और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये हमारे टोटल सीपेज लॉस के बराबर हैं। अब यदि हम इवापोरेशन लॉस की बात करते हैं ये 2 से 3% है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बाकी का जो टोटल इवापोरेशन था उस पर जो ज्यादा हाथ किसका रहेगा, ज्यादा जो लॉस होगा वो किसके कारण होगा, हमारा सीपेज लॉस के कारण। अब यदि हमको सीपेज लॉस को हम क्या करते हैं लाइन कैनाल प्रोवाइड करके सीपेज लॉस को जो यदि हम बात करते हैं हमारा मान लो ये 20% है, तो 20% का सपोज 2% हमारा क्या हो गया, हमारा इवापोरेशन लॉस हो गया। तो हमारा जो 18% लॉस है जब हम लाइन कैनाल प्रोवाइड करते हैं तो उससे ये 18% लॉस हमारा कम होकर कहां तक पहुंच जाता है 2 से 3% तक या 5% तक पहुंच जाता है ना। तो लाइन कैनाल से हमको ये प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या जो हमारे कैनाल के लॉस हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जो कैनाल के जो लॉसेस होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो सीपेज के कारण होता है। तो टाइप्स ऑफ सीपेज, किस तरीके का सीपेज है, तो यदि हम बात करेंगे पर्कुलेशन ज्यादा होगा तो लॉसेज ज्यादा होगा, है ना। इस पर भी यदि हम बात करते हैं तो पर्कुलेशन जो लॉस होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, कि लॉसेज जो हो रहे हैं पर्कुलेशन पे ज्यादा होते हैं एब्जॉर्प्शन की तुलना पे, एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन पर्कुलेशन लॉसेस इज मोर, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीपेज की, तो हमने देखा कि पर्कुलेशन लॉस ज्यादा होगा तो हमको लॉसेस ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सॉइल परमिएबिलिटी की, यदि सॉइल की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो लॉस क्या हो, सीपेज ज्यादा होगा, और सीपेज ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सिल्ट एंड क्ले बेड, है ना, कि हमारे यदि क्ले बेड पे यदि सिल्ट मौजूद है तो उस कंडीशन पे हमारी बेड में सिल्ट मौजूद होगी तो इसके कारण क्या होगा, वाटर क्या होगा इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, है ना। वाटर जब इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा तो उस पर वाटर मौजूद रहेगा जिसके कारण सिल्ट ज्यादा होगी तो सीपेज कम होगा, और सीपेज कम होगा तो लॉस ज्यादा होगा। लेकिन हमारी कैनाल की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ कैनाल बेड, यदि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लॉसेस हमारे क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो कैनाल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, और उसके बाद जो वेटेड पैरामीटर है उस पर भी डिपेंड करेगा कि लॉस कैसा होगा। यदि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा या वेटेड पैरामीटर ज्यादा होगा तो हमारा सीपेज क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो हमारे लॉस हैं जब सीपेज ज्यादा होगा तो लॉसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से हमने कैनाल इरिगेशन वाला पार्ट फिनिश किया। अब हमारा क्या होगा, कैनाल की डिजाइन स्टार्ट होगी, जिसपे हम बेसिकली देखेंगे कि लाइन कैनाल की डिजाइन देखेंगे और अनलाइन कैनाल की डिजाइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजाइन ऑफ कैनाल में हमको क्यों करना है, कैसे करना है ना। तो हम जब हम कैनाल की डिजाइन कर रहे होंगे तो हमको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है हमको कि हमको जो कैनाल बनानी है वो हम जितना पॉसिबल हो सके हम सीधी बनाएंगे, स्ट्रेट कैनाल हमको प्रोवाइड करनी है। हम ये नहीं करेंगे कि हमने कर्व में कैनाल को प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद सेकेंड चीज हम ये देखेंगे, जब हम कैनाल की डिजाइन कर रहे होंगे तो वहां पर देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर पाए, है ना। तो कमांड एरिया हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यदि हम कहीं पे कैनाल बना रहे हैं तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएँ, वही हमारा क्या है, कमांड लार्ज एरिया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि यदि हमको कहीं पर कर्व प्रोवाइड करने की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम माइल्ड कर्व प्रोवाइड करेंगे, स्टीप कर्व प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो हम कैनाल की डिज़ाइन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे ऐसी जगह पर कि जहाँ पर हाई सीपेज जोन है वहाँ पर कैनाल ना बनाए, या जहाँ पर बहुत बड़ी वाटर बॉडी आ रही है ना, वाटर बॉडी यदि कहीं पे आ रही है तो वहां पर भी हम अवॉइड करेंगे कैनाल को बनाना, या हैबिटेबल एरिया है कहीं पे तो वहां पर भी हम कैनाल को अवॉइड करेंगे, वहां से नहीं लेकर जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो हमारे मिनिमम प्रोवाइड किए जाएं, है ना। जितने पॉसिबल हो सके हम कम प्रोवाइड करें, नहीं तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, है ना।
फिर वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। नेक्स्ट चीज़ यदि हम बात करते हैं तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो ड्रॉप है हमारा, ड्रॉप मतलब जो हम फॉल कराएंगे वाटर का, वो भी हमारा क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी। अब हम देखेंगे हमारा कैनाल डिज़ाइन, है ना। तो कैनाल डिज़ाइन में हमको कैनाल में किस चीज़ की डिज़ाइन करनी है उस चीज़ को देखेंगे। हमने अभी तक वाटर रिक्वायरमेंट में देखा था कि हमको कितना डिस्चार्ज चाहिए किसी भी क्रॉप के लिए, है ना, कितने वाटर की नीड है वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमको ये पता चल गया है कि कितना वाटर चाहिए, मतलब हमको डिस्चार्ज की क्वांटिटी पता है। डिस्चार्ज कैसे पता है, क्योंकि हमको पता है ड्यूटी निकालते पता है, बेस पीरियड पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे वहाँ से, हम अपना डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब डिस्चार्ज हमको पता होगी, अब डिस्चार्ज के हिसाब से ही हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन की डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम देखते हैं जो हमारा कैनाल होता है, कैनाल का जो सेक्शन होता है वो ट्रोपोजॉइडल सेक्शन ही होता है ना। तो हम ट्रोपोजॉइडल सेक्शन पे यदि हम बात करते हैं तो ट्रोपोजॉइडल सेक्शन कुछ इस तरीके का है, जिस पे इसकी जो विड्थ है वो b है और इसकी जो डेप्थ है वो क्या है, y है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये जो स्लोप है ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने फाई से शो किया है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा जिसको हम बैड स्लोप बोलते हैं उसको हमने थीटा माना हुआ है ना। तो कैनाल की डिज़ाइन में बेसिकली हमको सिर्फ डिस्चार्ज पता होगा और उस डिस्चार्ज से ही हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। हमको डिज़ाइन करनी है सेक्शनल डायमेंशन। अब सेक्शनल डायमेंशन मतलब हमको विड्थ निकालनी है और डेप्थ निकालनी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्लोप की तो हमको बैड स्लोप और साइड स्लोप भी पता होना चाहिए। तो ये सारी इसकी हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे अपने कैनाल में। तो कैनाल डिज़ाइन यदि हम बात करते हैं तो हमने देखा था जो हमारी कैनाल है लाइन कैनाल होती है और अनलाइन कैनाल होती है। तो सबसे पहले हम जो डिज़ाइन करेंगे वो अनलाइन कैनाल की डिज़ाइन करेंगे। तो अनलाइन कैनाल की डिज़ाइन के बारे में दो थ्योरी हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास होती है, केनेडी ने एक थ्योरी दी है, और एक है हमारे पास लेसीज थ्योरी, है ना। तो केनेडी की थ्योरी में यदि हम बात करें तो केनेडी जो है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, है ना। 1985 में इनने बहुत सारा रिसर्च किया बहुत सारे कैनाल सिस्टम पे, और जो कैनाल सिस्टम था वो था हमारा अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम। अब अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम में बहुत सारी कैनाल थी, है ना, इसलिए इस पे लिखा हुआ है कैनाल सिस्टम। और उनने बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उनका जो कंक्लूजन निकला, उन्होंने क्या बताया कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ अ चैनल डिपेंड्स ऑन जनरेशन ऑफ एडीज फ्रॉम बेस ऑफ चैनल। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया और रिसर्च वर्क से ये बताया कि जो हमारी कैनाल है, कैनाल में जो एडीज जनरेट होती हैं, है ना, कैनाल के बेस में एडीज का फॉर्मेशन होता है और उस एडीज के फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है कि हमारी कैनाल पे कितनी सिल्ट जमा होगी, है ना, या कितनी सिल्ट जनरेट होगी। ठीक है, तो वही है सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ अ चैनल डिपेंड्स ऑन अ जनरेशन ऑफ एडीज फ्रॉम द बेस ऑफ चैनल। कि चैनल के बेस पे जो एडीज जनरेट हो रही है उसके कारण हमारी कैनाल पे कितना सिल्ट होगा उस पे, है ना, कितना सिल्ट जमा होगा। या एडीज यदि ज़्यादा जनरेट होंगी तो उस पर जो सिल्ट जमा होने, जो सिल्ट है वो ज़्यादा जमा नहीं हो पाएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि यदि हमारी एडीज ज़्यादा फॉर्म होंगी तो हमारी जो सिल्ट का जो डिपोजिशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यदि एडीज ज़्यादा जनरेट होंगी तो सिल्ट वो जमा नहीं रह पाएगी कैनाल पे, सस्पेंशन पे आ जाएगी वो, है ना। तो वही चीज़ है कि एडीज यदि ज़्यादा जनरेट होंगी तो सिल्ट डिपोजिशन क्या है, कम होगा। और हमारे कैनाल पे जो है एडीज जनरेट क्यों होती हैं, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन के कारण वाटर मूव जब करता है, वाटर का जब मूवमेंट होता है तो उस पर फ्रिक्शन होता है, सरफेस और वाटर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एडीज का फॉर्मेशन होता है। और एडीज यदि ज़्यादा जनरेट हो रही हैं तो सिल्ट की जो डिपोजिशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सिल्ट डिपोजिशन अवॉइड करना है, सिल्ट डिपोजिशन को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि यदि सीधी सी बात है कि हमारे कैनाल में सिल्ट यदि ज़्यादा हो जाएगी तो सिल्ट जब ज़्यादा हो जाएगी तो जो कैरिंग कैपेसिटी है कैनाल की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस पर जो डिस्चार्ज की वैल्यू, डिस्चार्ज जो होगा वहाँ से, है ना, जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो उसके कारण कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर सिल्ट जमा ना हो, जो हमारी जो थोड़ी बहुत, क्योंकि रिवर से या रिजर्वायर से जब हमारा वाटर आता है तो अपने साथ वो कुछ सिल्ट लेकर आता है। तो अगर कैनाल के बॉटम पे सिल्ट जमा हो गई, एडीज जनरेट नहीं होंगी, तो क्या होगा कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी, कैनाल की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि सिल्ट डिपोजिशन को क्या किया है, अवॉइड किया उसने। कैसे, वेलोसिटी को इंक्रीज करके। वाटर की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी तो उससे क्या होगा कि अपने साथ वो क्या करेगा, जो सिल्ट है उसको भी अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो अवॉइड करना है, कैसे करना है, कि वेलोसिटी को इंक्रीज करके। बट एक चीज़ ये याद रखनी है कि हमको सिल्टिंग को तो अवॉइड करना है, लेकिन वेलोसिटी
इतनी ज़्यादा भी नहीं कर देनी है कि उसके कारण क्या हो जाए कि हमारा जो है कैनाल के बॉटम पे क्या होने लगे, स्क्वायरिंग होने लगे। स्क्वायरिंग का मतलब ये है कि जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या कर देगी, कैनाल के बेड पे गड्ढा कर देगी, है ना। तो उससे क्या हो जाए, मिट्टी क्या है खुद के बाहर आने लगेगी, है ना। वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होगी, उसकी जो बॉटम वाली सरफेस है उस पर क्या होगी, उस पर रफनेस के कारण क्या है, वहाँ से मिट्टी उखड़ने लगेगी, उसी को हम बोल देते हैं स्क्वायरिंग, है ना। टू अवॉइड सिल्टिंग वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे बट नॉट बी सो हाई, इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होने लगेगी, स्क्वायरिंग होने लगेगी, है ना। उसके बाद इसने एक रिजीम चैनल के बारे में बोला। रिजीम चैनल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वेलोसिटी जिस पे हमारी ना तो हमारे चैनल पे ना तो स्क्वायरिंग हो रही है ना तो सिल्टिंग हो रही है, तो ऐसे चैनल को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल चैनल रहा, ये रिजीम चैनल बोलेंगे, है ना। कैनेडी ने ये एजम्पशन भी लिया। कैनेडी ने जब अपनी जो थ्योरी दे रहा था उस टाइम पे उसने जब इस सारे एनालिसिस को दिया तो उस टाइम पे उसने ये एज्यूम किया कि जो सेडिमेंट्स होंगे, जो कैनाल में जो सेडिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिस्क्रीट होंगे, है ना, और इनकोहेरेंट होंगे। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रुप में नहीं होंगे, है ना, मतलब अलग अलग होंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो सिल्ट पार्टिकल होंगे वो इनकोहेरेंट होंगे। इनकोहेरेंट होंगे मतलब उनके बीच में कोहेजन जो है वो खत्म रहेगा, उन पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन नहीं रहेगा, कोहेजन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात की थी हमारे किसने, कैनेडी साहब ने, ठीक है। उसके बाद इनने डिजाइन स्टेप बताए। डिजाइन स्टेप में सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो डिजाइन स्टेप में सबसे पहले इनने बोला कि ट्रायल डेप्थ को एज्यूम कर लेना है, डेप्थ को एज्यूम कर लेना है। ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ होगी इसको एज्यूम करोगे, और इसको एज्यूम किस बेसिस पे करोगे, तो इसको एज्यूम करोगे जो हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू तो हमको पता है, डिस्चार्ज की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगी हमारी ये वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा वाई को एज्यूम करना, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल डेप्थ। अब इसको एज्यूम किस तरीके से करेंगे, यदि हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक है तो वाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 मीटर। उसके बाद यदि डिस्चार्ज की वैल्यू 20 से 40 है तो वाई की वैल्यू क्या लेंगे, 2 मीटर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 40 से 80 मीटर के ऊपर सेकेंड का डिस्चार्ज है तो वहाँ पे वाई होगा 2.5, और 80 से 100 है तो हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यदि हमारा डिस्चार्ज ग्रेटर देन 100 है तो वहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो क्या लेंगे, हम एज्यूम करेंगे 3.5, ठीक है। तो हमारा एक काम हो गया कि इस y की वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि m, क्योंकि इसने बात की थी क्रिटिकल वेलोसिटी की, है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जहां पर ना तो स्क्वायरिंग हो रही होती है ना तो सिल्टिंग हो रही होती है ना, वो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी इसने बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो दो वेलोसिटी की बात करी है, एक तो हमारे पास होती है क्रिटिकल वेलोसिटी और एक हमारे पास होती है एक्चुअल मीन वेलोसिटी। तो इन्हीं दोनों चीज को हमको कैलकुलेट करना है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। यदि इन दोनों के इक्वल होने पे जो जो हमारे डायमेंशंस निकल के आएंगे वो सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो वही है कि y नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.55 m, y की पावर क्या हो जाएगी 0.64। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब यदि हम बात करते हैं वी नॉट की, तो वी नॉट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है मैंने बता दिया। एम की यदि हम बात करते हैं तो एम क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो। एम जो है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो मतलब क्या है, जो हमारी एक्चुअल मीन वेलोसिटी है और जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है उनका जो रेशो है वही हमारा क्या होता है, एम होता है। अब इसने एम के बारे में, जो एम है उसको रिलेट कर दिया किससे, जो हमारे सिल्ट पार्टिकल का डायामीटर है उससे रिलेट कर दिया और उसके हिसाब से एम की वैल्यू बता दी, है ना। एम की वैल्यू 1 होगी किस कंडीशन पे, जब हम किस साइड की रिवर की स्टडी कर रहे होते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड की, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड पार्टिकल भी यदि हम ले रहे हैं तो वहां पर m की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद m की वैल्यू 1 से लेकर 1.2 होती है, कहां पर, साउथ इंडिया की जो रिवर है वहां पे, हम बोल सकते हैं m की वैल्यू 1 से लेकर 1.2 लेंगे कोर्स सॉइल के लिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं m की वैल्यू 0.7 से 1 लेंगे जहां पर हमारे फाइन पार्टिकल होंगे सिल्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से ये m की वैल्यू भी होगी, y की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली थी। जब ये सारी वैल्यू पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के बाद इस वेलोसिटी की को रिलेट करके हम क्या निकालेंगे, हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ चैनल कितना हो जाएगा हमारे पास, a डिवाइड बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाय v नॉट। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस एरिया से हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो चैनल सेक्शन है वो कैसा है, हमारा क्रॉस सेक्शन उसका ट्रोपोजॉइडल सेक्शन है। ट्रोपोजॉइडल सेक्शन के साथ साथ यदि हमको उसका स्लोप नहीं पता है कि जो साइड स्लोप है वो कितना होगा, तो या तो 1/n, या हम बोल सकते हैं कि यदि क्वेश्चन पे गिवन नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे 1 वर्टिकल और 0.5 मतलब हाफ हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, इसको एज्यूम कर लेंगे और इस बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, इसके डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि हमको टोटल ए पता है। अब इस ए की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, बी और डी निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले यदि ट्रोपोजोइडल सेक्शन लिया है तो ट्रोपोजोइडल सेक्शन का यदि हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया निकालते आपसे बनना चाहिए डायग्राम, आपको पता है किस तरीके का होता है और उससे आप एरिया को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो यदि आपका स्लोप 1/n का है तो, है ना। और यदि नहीं पता कैसे निकालते हो तो डायरेक्ट याद कर लो, वैसे बनना चाहिए। अब इन छोटे छोटे फॉर्मूले एरिया और वेटेड पैरामीटर निकालते तो बनना ही चाहिए, किस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो एरिया किस तरीके से आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा आपका वाई एन वाई प्लस बी, है ना। यहाँ पर जो y है वो क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है, n क्या है हमारे पास जो हमारा स्लोप होगा वो, y हमारा डेप्थ, y हमारा क्या हो जाएगा डेप्थ और b हमारा क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू पता है, y की वैल्यू हमको पता है, n का स्लोप हमको पता है, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं b को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे हम कैलकुलेट हाइड्रोलिक मीन रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस को हम r से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है A/P, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमको पता है, ये निकाल ली हमने, है ना, ए की वैल्यू हमको पता है। उसके बाद यदि हम पी की वैल्यू निकालना चाहें तो पी का फॉर्मूला ट्रोपोजोइडल सेक्शन के लिए क्या होता है, b + 2y√n² + 1। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब आर क्यों निकाल रहे हैं, मैंने बोला था हमको दो तरीके की वेलोसिटी की जरूरत है, एक तो हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला हमको पता, और एक हमारे पास होती है एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम निकालते हैं किससे, चेजी के फॉर्मूले से, या तो हम निकालते किससे, मैनिंग फॉर्मूले से, है ना। तो एक्चुअल मीन वेलोसिटी हम चेजी फॉर्मूले या मैनिंग फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अब चेजी फॉर्मूले और मैनिंग फॉर्मूले में उस v को निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत थी, r की जरूरत थी। तो इसलिए हमने क्या किया, r निकाला। अब r के लिए हमको किसकी जरूरत थी, एरिया की जरूरत थी, तो हमने a निकाला। और a हम कैसे निकालेंगे, डिस्चार्ज अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने चेजी का फॉर्मूला यूज कर लिया, या तो मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चेजी फॉर्मूला और मैनिंग्स फॉर्मूला ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी है, तो इसको याद करना पड़ेगा। जो भी मैं रेड कलर के बॉक्स में बंद कर रहा हूँ जो फॉर्मूले, उनको याद करना ही करना है, बाकी सारी चीज आप छोड़ सकते हैं, है ना। अब यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो C है, C हमारे पास क्या होता है, C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो C की वैल्यू हम कटर्स फॉर्मूले से निकालेंगे। ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं R की वैल्यू, तो R की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, और S हमारे पास क्या है, S हमारा है बेड स्लोप, है ना। ऐसे ही हम यदि बात करते हैं मैनिंग्स फार्मूले की, तो मैनिंग्स फार्मूला क्या होगा, 1/n r⁻²/3 s⁻1/2, है ना। तो R हम निकाल चुके हैं और S हमारे पास बेड स्लोप है। यदि S हमको गिवन नहीं होगा तो S की वैल्यू हमको क्या करना है, कंसीडर करनी है। S इज नॉट गिवन, देन हम ये वैल्यू ले सकते हैं 1/3500 to 1/5000, यहाँ तक कि ये वैल्यू को हम ले सकते हैं यदि हमको क्वेश्चन पे वैल्यू गिवन नहीं है जब डिजाइन करने को बोलेगा। तो अभी तो हमको ये सब नहीं करना है, बस याद कर सकते हैं कि क्या रेंज हो सकती है इसकी, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इस n की वैल्यू को, मैनिंग रेफरेंस कांस्टेंट की वैल्यू भी यदि हमको क्वेश्चन पे नहीं गिवन है और हमको बोल दिया लाइन कैनाल है, तो लाइन कैनाल के लिए हम जो n की वैल्यू यूज करेंगे वो 0.015 से लेकर 0.018 यूज करेंगे। गुड अर्थन कैनाल के लिए यदि हम बात करेंगे तो 0.022 से लेकर 0.025 तक यूज करेंगे। उसके बाद पुअर अर्थन कैनाल है यदि हमारे पास, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो 0.025 से लेकर 0.03 हम यूज करेंगे यदि n की वैल्यू नहीं है गिवन, तो है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि n का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम स्ट्रिकलर फार्मूला बोलते हैं, d⁻1/6 / 24। ये भी इस फॉर्मूले से स्ट्रिकलर फार्मूला है, इससे भी हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर d हमारा सिल्ट पार्टिकल का डायमीटर है ना। उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ से हमको C की वैल्यू पता चल गई, N की वैल्यू पता चल गई, है ना। S की वैल्यू हमको पता है, यदि नहीं पता होगी तो हम ये ले लेंगे और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। अब जो हमने यहाँ से एक्चुअल वेलोसिटी निकाली और यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी था, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। उन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, यदि दोनों इक्वल है तो हमारे सारे पैरामीटर क्या है, सही हैं। और यदि हमारी V की वैल्यू इक्वल नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, दूसरी y की जो वैल्यू है, जो y की हमने वैल्यू स्टार्टिंग में एज्यूम की थी, उस y की वैल्यू को घटाएंगे बढ़ाएंगे, और उस हिसाब से फिर हम वो सारी प्रोसेस को फिर से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये केनेडी थ्योरी के स्टेप्स हैं। तो इस पर बेसिकली हमारे एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद एरिया किस तरीके से निकालते हैं, पैरामीटर किस तरीके से निकालते हैं, ये याद रखना है। v का फॉर्मूला याद रखना है, इस v का फॉर्मूला याद रखना है ना, बस इतना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या था, हमारी ये जो थ्योरी है इसको याद रखना है ना। और यहाँ पर ये फॉर्मूले में क्या क्या चीज, m क्या होता है, किससे रिलेट होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है, m को बोलते क्या है ना, y क्या होता है, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो कैनेडी है, कैनेडी की लिमिटेशंस क्या थी, तो लिमिटेशंस में यदि बात करें, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था कि इसने ये बोला था कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, कि जो एडीज जनरेट होंगी कहाँ पर, बेस में। लेकिन हमको पता है जो कैनाल होती है, कैनाल के साइड में भी एडीज का फॉर्मेशन होता है, तो इसने साइड के बारे में कोई बात नहीं की थी, इसने सिर्फ बेस के बारे में बात की थी कि जो एडीज का जनरेशन है वो कहाँ से होगा, बेस से होगा, जबकि साइड से भी एडीज का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड यदि हम बात करते हैं कि एम इज आर्बिट्री रिलेटेड टू सिल्ट ग्रेड, इसने क्या किया था, एम को जो रिलेट किया था डायरेक्ट किससे, डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल से डायरेक्ट रिलेट किया हुआ था, है ना। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये वैल्यू, जैसे उसने डायरेक्ट क्या कर दिया, इस पार्टिकल के साइज के हिसाब से इसने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू दे दी कि एम की वैल्यू 1 होगी, एम की वैल्यू 1 से लेकर 1.2 होगी, 0.7 से 1 होगी। लेकिन इसने कोई प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बताई है कि कैसे निकाला, है ना। सीधे सीधे से इसने सीधे बोल दिया कि एम की वैल्यू ये होगी, यहाँ से यदि इस साइड की रिवर है तो एम की वैल्यू ये लेनी है, इस साइड की रिवर है तो एम की वैल्यू ये लेनी है ना। तो डायरेक्ट सिल्ट ग्रेड से इसने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया है, आर्बिट्री कुछ बताया नहीं है एम के बारे में। उसके बाद इसने खुद की वेलोसिटी निकालने के लिए या इसने कोई भी इक्वेशन नहीं दी खुद की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि इसने बैड स्लोप के बारे में भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमने ये बैड स्लोप हमने एज्यूम किया है ना। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी मेथड है, ये कैसी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। बार बार हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी नॉट निकाल के हमको क्या निकालना है, वी निकालना है और वाई की वैल्यू को एज्यूम करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है तो वो तो ठीक है, लेकिन हमारी क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ना। तो ये सारी क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद कुछ टर्म है जो कैनेडी में यूज हुई है, जैसे यदि हम बात करते हैं नोट में, सिल्ट लोड क्या होता है। तो सिल्ट लोड हमारा क्या होता है कि यदि हमारा जो सिल्ट है, जैसे यदि हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यदि हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी जगह से हमारा कितने वॉल्यूम का सिल्ट निकल रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट लोड बोलते हैं। तो सिल्ट वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, ये मतलब ये हमारा क्या है, सिल्ट लोड को यदि हम डिस्चार्ज के टर्म में शो कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारा क्या होगा, सिल्ट लोड होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सिल्ट चार्ज, तो सिल्ट चार्ज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना वेट है सिल्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्ट ग्रेड। तो सिल्ट ग्रेड क्या है, ये टाइप, किस टाइप का हमारा सिल्ट पार्टिकल है और उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सिल्ट ग्रेड कैसा है। जो हमने सॉइल में ग्रेडेशन पढ़ा है, कि ग्रेडेशन का मतलब सॉइल में क्या पढ़ा था कि अलग अलग रेंज पढ़ी थी, है ना। वहाँ पे यहाँ पर इस ग्रेड का मतलब उस ग्रेडेशन से नहीं है, यहाँ पर ग्रेड का मतलब किससे है कि हमारा सिल्ट पार्टिकल किस प्रकार का है और उसका साइज कैसा है ना। तो इट इज़ अ टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल एंड नॉट द ग्रेडेशन बिटवीन डिफरेंट सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ देख ली। सिल्ट लोड क्या होता है, जिसको हम सिल्ट को यदि हम क्या क्या डिस्चार्ज के टर्म में शो कर रहे हैं तो सिल्ट लोड हो जाएगा। सिल्ट चार्ज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना वेट है सिल्ट का, वही हमारा क्या होगा, सिल्ट चार्ज होगा। और नेक्स्ट हमने देख लिया सिल्ट ग्रेड। नेक्स्ट एक और इंसान थे जिनका नाम था गैरेट। गैरेट ने एक डायग्राम बनाया था, मतलब वो ग्राफ था, और उस ग्राफ में यूज होती थी कैनेडी थ्योरी। और उस कैनेडी थ्योरी मतलब जो हमारा ग्राफ होगा उसमें हमारा जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था वो कैनेडी थ्योरी का यूज किया जाता था। और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती थी उसके हिसाब से हम क्रॉस सेक्शन निकाल लेते थे किसी भी चैनल का, तो उसी को हम बोलते हैं गैरेट डायग्राम। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है कि गैरेट डायग्राम में किस मेथड का यूज होता है, तो उस पर हमारी कैनेडी थ्योरी यूज होती है। ग्राफिकल मेथड होती है गैरेट डायग्राम, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड डायमेंशन यूजिंग कैनेडी थ्योरी, है ना। तो इस पे हमारी कैनेडी थ्योरी को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी कैनेडी थ्योरी जो है वो फिनिश हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लेसी थ्योरी। अब लेसी, जैसे हमने अनलाइंड कैनाल के बारे में जो जो इस पे लिमिटेशंस थी उन सबको दूर कौन करेगा, अब लेसी, है ना। लेसी ने, ये भी क्या था, सिविल इंजीनियर था, यूपी डिपार्टमेंट में 1939 में इसने अपनी थ्योरी दी थी। और जैसे यहाँ पर यदि बात करते तो इसने रिजीम चैनल के बारे में बात की थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पर लेसी ने क्या किया, सबसे पहले जो रिजीम चैनल है या जो स्टेबल चैनल है उसके बारे में इसने एक्सप्लेन किया। इसने बोला कि जो रिजीम चैनल है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा यदि देखते हैं तो इनिशियल रिजीम, सेकेंड हमारा होता है फाइनल रिजीम, और थर्ड हमारा होता है ट्रू रिजीम। अब यदि हम बात करते हैं इनिशियल रिजीम की, तो इनिशियल रिजीम का मतलब क्या होता है कि जिसमें डेप्थ और बैड स्लोप, है ना, हमारे कैनाल की जो डेप्थ है और उसका जो बैड स्लोप है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी विड्थ क्या है वो चेंज हो जाती है ना। तो ऐसे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रिजीम बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये कब है, जैसे हमारा कोई चैनल बन के तैयार हुआ और वाटर को वहाँ पर भेजा। जब वाटर को हमने उस टाइम पे भेजा तो उस कंडीशन पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो डेप्थ है और जो बैड स्लोप है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारी डेप्थ है, मतलब डेप्थ, जैसे ही हमने वाटर को छोड़ा इनिशियल में, शुरू में ही, तो हमारी जो डेप्थ है वो क्या हो गई, स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में मान लो इतनी डेप्थ थी तो डेप्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बैड स्लोप, तो बैड स्लोप भी हमारा क्या स्टार्टिंग में कुछ और था, जैसे ही वाटर छोड़ा तो हमारी जो बैड स्लोप है वो चेंज हो गया। लेकिन जो उसकी विड्थ थी, जो विड्थ बना के रखी थी, विड्थ क्या थी, वो कांस्टेंट थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रिजीम बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फाइनल रिजीम की, तो फाइनल रिजीम क्या है, फाइनल रिजीम में हमारी टाइम के साथ विड्थ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे जैसे टाइम होता जाता है हमारी विड्थ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर टाइम के साथ हमारी डेप्थ भी चेंज हो रही है, क्योंकि इनिशियल में ही स्टार्टिंग में भी हमारी क्या डेप्थ और बैड स्लोप तो चेंज हो ही चुका था, लेकिन टाइम के साथ हमारी यदि विड्थ भी चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल रिजीम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू रिजीम। तो ट्रू रिजीम का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रू रिजीम मतलब आइडियल रिजीम, आइडियल चैनल। आइडियल चैनल का मतलब यह है कि जहां पर सारी की सारी चीजें क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ऐसा चैनल मिलना पॉसिबल नहीं है, या आइडियल चैनल होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं ट्रू रिजीम, तो ट्रू रिजीम क्या है, नॉट पॉसिबल इन अनलाइंड कैनाल। अनलाइंड कैनाल में ऐसा चैनल मिलना पॉसिबल नहीं है ना। इसमें सारी चीजें मैक्सिमम क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म फ्लो कांस्टेंट रहता है, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट रहता है, एंड सिल्ट ग्रेड भी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लेसी की क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। अब हम सबसे पहले लेसी की डिजाइन स्टेप देखेंगे। डिजाइन स्टेप में सबसे पहले लेसी ने बताया सिल्ट फैक्टर के बारे में, और सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला उसने दिया, इक्वेशन दी। सिल्ट फैक्टर किसके इक्वल टू है, 1.76 अंडर रूट डी, है ना। जो ये डी है हमारे, ये किसमें है, एमएम में, है ना। और ये डी क्या है हमारा, सिल्ट पार्टिकल का डायमीटर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन दी इसने, वो दी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन दी है वो v इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारा क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140, और टोटल में जो इसकी पावर लगेगी वो क्या हो जाएगी, 1/6, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी आईएमपी है, ऊपर वाला फॉर्मूला भी आईएमपी है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, इस v की सहायता से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको डिस्चार्ज क्या रहेगा, नोन रहेगा, है ना। उसके बाद हम निकाल सकते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या हो जाएगा, 2.5 v स्क्वायर डिवाइड बाय एफ। तो ये फॉर्मूला भी लेसी नहीं दिया है, ये फॉर्मूला भी आईएमपी है हमारा, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर के लिए भी इसने इक्वेशंस दी है, क्या है वो, p इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, है ना। उसके बाद हमको पता है कैनेडी ने बैड स्लोप के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन इसने बैड स्लोप के बारे में अपनी खुद की एक इक्वेशंस दी है। वो इक्वेशन है हमारी s इक्वल टू एफ की पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 क्यू की पावर 1/6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यदि याद हो जाए तो अच्छा है ना। बाकी जिस पे मैंने रेड कलर के बॉक्स बना के रखे हैं वो आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर डेप्थ। स्क्वायर डेप्थ क्या होती है, मैंने बताया था कि जैसे ये हमारी कैनाल है, ये हमारी क्या है, कैनाल है, ये हमारी कैनाल है। तो हाई वेलोसिटी के कारण क्या है, हाई वेलोसिटी के कारण इसमें क्या हो गया है कि फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर क्या हो गई है, स्क्वायरिंग हो गई है, यहाँ पर हो गई है स्क्वायरिंग। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो गई है स्क्वायरिंग, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये हाइट होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग डेप्थ। और स्क्वायरिंग डेप्थ का फॉर्मूला भी लेसी ने बताया है, कितना है ये डिराइव करके आया हुआ है एक्चुअली में। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी r डैश इक्वल टू 0.48 q बाय f की पावर 1/3, है ना। तो स्क्वायर डेप्थ यदि निकालने के लिए पूछे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमको क्वेश्चन पे आ जाए कि वाइड चैनल के लिए स्क्वायर डेप्थ क्या हो जाएगी, है ना। वाइड चैनल का मतलब क्या है कि हमारा जो b है वो डेप्थ की तुलना में, जो हमारी विड्थ है वो डेप्थ की तुलना में बहुत ज्यादा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा वेटेड पैरामीटर होता है वो इक्वल आ जाता है किसके, b के, है ना, वाइड चैनल पे। देन उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आएगा वाइड चैनल के लिए, जो हमारे पास स्क्वायरिंग डेप्थ का फॉर्मूला आएगा वो कितना जाएगा, 1.35, है ना। यहाँ पर जो है ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू का मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, क्यू स्क्वायर बाय एफ की पावर 1/3। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये सारी चीज इस पर यदि हम बात करते हैं कि इसने कितनी इक्वेशंस दी हैं, तो इसने 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस दी हुई हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन दैट फ्रॉम द लेसी रिजाइन थ्योरी। और एक चीज और याद रखना है कि जो लेसी ने जो थ्योरी दी है वो फाइनल रिजीम के लिए दी हुई है ना। जो इसने चीजें बताई हुई हैं वो फाइनल रिजीम के हिसाब से बताया हुआ। फाइनल रिजीम क्या होता है, टाइम के साथ उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो डेप्थ होती है, वो सारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। ये हमने भी देखा था फाइनल रिजीम। तो लेसी ने जो भी थ्योरी दिया वो फाइनल रिजीम से दी हुई है ना। तो जैसे हमारी f इक्वल टू ये भी इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारी एक वेलोसिटी की इसने खुद की इक्वेशन दी हुई है, बैड स्लोप की इसने खुद की इक्वेशन
दी हुई है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं स्क्वायरिंग पैटर्न के बारे में कि किस तरीके का स्क्वायरिंग का पैटर्न होता है कोर्स सॉइल के लिए और फाइन सॉइल के लिए, है ना। यदि हम बात करते हैं कि इनिशियल रिजाइम हमारा कुछ इस तरीके का है, लेकिन यदि हम बात करते हैं उस पर स्क्वायरिंग का पैटर्न कैसा होता है कि यदि हमारे पास कोर्स सिल्ट है तो कोर्स सिल्ट के कारण हमारा जो इसका शेप इनिशियल में इसका शेप कुछ इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपकी यदि अनलाइन कैनाल पे यदि आपके पास फाइन सिल्ट है तो इसका जो शेप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। और यदि हमारे पास कोर्स सिल्ट है तो कोर्स सिल्ट में इसका जो शेप है वो किस तरीके से हो जाता है, इलिप्टिकल शेप हो जाता है, कुछ इस तरीके से इलिप्टिकल शेप बना लेती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जब फाइनल रिजिम में, तो अभी यहाँ पर देखो सिर्फ बॉटम में बस चेंज हुए हैं, लेकिन फाइनल रिजिम में यदि हम बात करते हैं तो इसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, शेप वही रहेगा। यदि हमारे पास कोर्स सिल्ट है तो कोर्स सिल्ट के लिए जो शेप रहेगा वो कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। जबकि हमारे पास फाइन सिल्ट यदि होगी, फाइन सिल्ट यदि होगी तो वहां पर जो इसका शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा सर्कुलर शेप बनेगा, है ना। तो कई बार एग्जाम पे ये पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, है ना। ये भी अनलाइन कैनाल के लिए है। तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ने के लिए कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि जो हमारे सिल्ट पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, इनकोहेरेंट होंगे। इनकोहेरेंट होंगे मतलब कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से ग्रुप में आपस में जुड़ा नहीं होगा, है ना। वो कैसा रहेगा, इनकोहेरेंट मतलब अलग अलग ग्रुप में पार्टिकल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा जो एजम्पशन है, सिल्ट लोड इज यूनिफॉर्म। सिल्ट लोड के बारे में अभी डिस्कस किया हमने। सिल्ट लोड क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम पर यदि हम सिल्ट को हम डिस्चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वॉल्यूम फ्लो ऑफ सिल्ट पर यूनिट टाइम, है ना। यदि हम इसको इस तरीके से शो करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो होगा हमारा सिल्ट लोड, है ना। ये दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि हम यदि डिस्चार्ज के फॉर्म में हमारी सिल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिल्ट लोड हो जाएगा। और वो बोल रहा है कि ये कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहने का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वॉल्यूम का फ्लो है, जो सिल्ट का जो वॉल्यूम है वो हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो वही बोला सिल्ट लोड इज यूनिफॉर्म। अब इसका डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन से हमको क्या मिलता है, एक शेयर स्ट्रेस निकल कर आती है। इसके डेरिवेशन से जब इसका प्रॉपर तरीके से हम इस पे एनालाइज करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला मिलता है। और वो शेयर स्ट्रेस क्या है हमारी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस। ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि यदि हमारा ये कुछ इस तरीके से हमारे कैनाल का बेड स्लोप है, तो यदि हमारा कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल को आगे मूव होना है, इस पार्टिकल को क्या होना है, आगे मूव होना, तो इस पे इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगेगी, शेयर स्ट्रेस लगेगी, है ना। इस पार्टिकल हमारा बेड स्लोप कुछ इस तरीके से, कैनाल हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और इस पे जो पार्टिकल है हमारा सिल्ट का वो कुछ इस तरीके से इसमें मूव होना चाहता है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक स्ट्रेस लगेगी जिसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, या इसी को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस। और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर R/S, है ना। जहां पे ये टाउ नॉट को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑन वेटेड पैरामीटर, है ना। तो इस वेटेड पैरामीटर में इसके बॉटम पे यदि हम देखेंगे जो टाउ की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, हमारी यूनिट वेट ऑफ वाटर R/S के बराबर, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसके साइड में जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि साइड में शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो हमने इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, है ना, साइड में। तो साइड में जो वैल्यू आ रही है इसका कितना है, 75% है, मतलब 0.75 टाउ नॉट के बराबर है। तो ये स्ट्रेस डायग्राम याद रखना है कि बॉटम में कितनी होगी और साइड में कितनी होगी। और ये जो फॉर्मूला आया है ये डेरिवेशन से आया है ना, तो हमको डेरिवेशन नहीं करना, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि टाउ नॉट क्या है हमारा, ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस, जैसे को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज शेयर स्ट्रेस ऑन वेटेड पैरामीटर, है ना। ट्रैक्टिव का मतलब क्या करने वाला, जो कि इसको आगे जो ये बेड स्लोप में जो सिल्ट पार्टिकल है इसको आगे बढ़ाने के लिए जो इस पे स्ट्रेस लगेगी भाई हमारी क्या है, शेयर स्ट्रेस या ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेस। और इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर R/S, ठीक है। अब इस पे ही हमारे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हमारे पास सील्ड ने कुछ थ्योरी दी हुई है। सील्ड ने क्या बोला है, सील्ड ने एक फॉर्मूला दिया है और उसने बताया है क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस के बारे में। अब क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस क्या है कि हमारे पार्टिकल को मूव होने के लिए जो स्ट्रेस लगेगी, है ना। क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस क्या है कि अभी हमारा पार्टिकल ये रुका हुआ है, अब बिल्कुल जिस पॉइंट पे चलना स्टार्ट करेगा, है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस हो जाएगी, है ना। तो इसने किसका फॉर्मूला दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस का, वो फॉर्मूला भी हमको देखना है ना। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, वो टाउ सी के बराबर, हम क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस को टाउ सी से शो कर रहे हैं और वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा ये है। अब इस पे भी हमको पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, 2.65 है ना।
इन ऑर्गेनिक सॉइल है हमारी, इनऑर्गेनिक सॉइल यदि होगी तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.65 होगी। अब यदि हम बात करते हैं कि टाउ सी इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर डी डिवाइड बाय 11, ये हमारा क्या है क्रिटिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अब इसी क्रिटिकल स्ट्रेस के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा पार्टिकल आगे मूव होगा या नहीं होगा, है ना। एक पर्टिकुलर एक ऐसी स्ट्रेस पता चल गई है हमको, इसने स्ट्रेस का फॉर्मूला दे दिया है कि जिससे यदि वैल्यू ज्यादा हुई शियर स्ट्रेस की तो पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। यदि उससे कम है तो हमारा पार्टिकल क्या रहेगा, मूव नहीं करेगा, वहीं पर रुका रहेगा। और यदि उसके बराबर है तो हमारा जो सिल्ट पार्टिकल है वो क्रिटिकल स्टेट में रहेगा। जैसे यदि हम बात करते हैं कि अब ये हमारे पास ये शियर स्ट्रेस हो गई और जो सील्ड ने हमको फॉर्मूला दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला, वहां से हमने क्रिटिकल शियर स्ट्रेस निकाल ली और इन दोनों स्ट्रेस को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पे हमको ये पता चला कि हमारा पार्टिकल जो है या जो हमारा सेडिमेंट है वो रेस्ट की कंडीशन पे रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। जैसे यदि हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं तो सेडिमेंट पार्टिकल इन रेस्ट, कब रहेगा रेस्ट में, जब हमारी इस टाउ नॉट की वैल्यू, ये तो पार्टिकल की शियर स्ट्रेस की वैल्यू और ये क्रिटिकल शियर स्ट्रेस की वैल्यू, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा सा ये है कि यदि इसकी वैल्यू क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। और यदि उससे वैल्यू कम है तो हमारा पार्टिकल मूव नहीं करेगा, है ना। हमारा पार्टिकल कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो टाउ सी की वैल्यू यदि ग्रेटर है टाउ नॉट से तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पार्टिकल क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि टाउ नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम है टाउ सी से, तो पार्टिकल हमारा रेस्ट पर रहेगा। पार्टिकल हमारा क्रिटिकल में कब रहेगा, जब टाउ नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, टाउ सी की। और पार्टिकल हमारा मोशन में कब जाएगा, जब टाउ नॉट की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, हमारी ज्यादा हो जाए टाउ सी से, है ना। अब यदि हम बात करते हैं सील्ड की थ्योरी के हिसाब से कि इसने क्या बोला हुआ है, इसने ये बोला हुआ है कि यदि डी की वैल्यू, जो पार्टिकल जो सिल्ट का डायमीटर है, जो हमारा जो सेडिमेंट्स है उसका जो डायमीटर रहेगा, यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 mm है ना, यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 mm है, हमने एजम्पशन में पहले ही लिया है कि सॉइल पार्टिकल्स हमारा कैसा है, इनकोहेरेंट, मतलब हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना, कि डायमीटर क्या है, ग्रेटर देन 6 mm है, तो अकॉर्डिंग टू सिल्ट ने हमको टाउ सी का फॉर्मूला दे दिया। और यदि हम इस टाउ सी को वैल्यू को क्रिटिकल स्टेट है मतलब टाउ सी और टाउ नॉट दोनों को इक्वल कर दें तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, डीएम इक्वल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 RS। तो कई बार एग्जाम पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि यदि हमारा जो सिल्ट का पार्टिकल है यदि वो लेस देन हो जाए 6 mm से, तब उस कंडीशन में हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्वामियन-मित्तल इक्वेशन। इसने भी टाउ सी के लिए एक अलग इक्वेशन दी है। अब जो कि सिल्ट थ्योरी थी हमारी जनरली वो कोर सॉइल के लिए थी, है ना, कोर पार्टिकल के लिए थी। तो उस कंडीशन पे यदि हम बात करें तो हमने तो ये टाउ सी निकाल लिया, लेकिन यदि हमारी जो पार्टिकल है उसका साइज जो है, जो हमारा पार्टिकल होगा सेडिमेंट्स का जो पार्टिकल होगा उसका साइज यदि हमारा 6 mm से कम है तो हम स्वामी एंड मित्तल इक्वेशन लगाएंगे। और स्वामी एंड मित्तल इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, इसको याद नहीं करना है ना, एई के एग्जाम के लिए। तो ये इससे निकाल सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा पार्टिकल किस कंडीशन पर रहेगा, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अभी जो हमने बात की, जो ये टाउ नॉट निकला, ये हमने कहां पर निकाला है कि जो हमारा अभी जो स्लोप रहेगा वो कहां पर रहेगा, जो बैड स्लोप में कोई पार्टिकल है वहां के लिए है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो चैनल सेक्शन है उसका जो सेक्शन कुछ इस तरीके से है, बॉटम और साइड, तो साइड में जो पार्टिकल रहेगा, साइड में जो पार्टिकल रहेगा तो वो नीचे आने के लिए कितनी स्ट्रेस लगेगी उसमें, उसकी यदि हम बात करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ नॉट सी से। और टाउ नॉट सी क्या है, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस टू इरोड साइड ऑफ चैनल। ये साइड ऑफ चैनल के लिए है और इसके लिए है बेड में है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, टाउ नॉट सी इक्वल टू टाउ सी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर थीटा क्या है और फाई क्या है, तो याद रखना जो थीटा है हमारा वो क्या है, साइड स्लोप है, चैनल का साइड स्लोप है। जैसे यदि मैं बात करूं ये हमारा यदि कोई चैनल है तो ये साइड स्लोप है उसका, है ना। और फाई क्या है, तो फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस पर जो याद करने वाली चीज है जो हमको एग्जाम के लिए याद रखनी है, एक तो टाउ नॉट की का फॉर्मूला याद रखना है, दूसरी चीज साइड में इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद रखना है कि साइड में कितनी स्ट्रेस आएगी, बॉटम में कितनी स्ट्रेस आएगी। उसके बाद सील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, टाउ सी का क्रिटिकल शियर स्ट्रेस का। उसके बाद हम दोनों को यदि इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली ये डायमीटर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अभी तक इसमें से स्वामी एंड मित्तल से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो अगर आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं साइड स्लोप की, तो साइड स्लोप के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, टाउ नॉट सी, है ना। टाउ नॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर फाई, है ना। और इस पे ये याद रखना जो थीटा है वो हमारा क्या है, साइड स्लोप है, और जो हमारा फाई है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। अब यदि हम इरोजन नहीं चाहते तो इसका हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि टाउ सी से वैल्यू टाउ नॉट की कम होगी तो इरोजन नहीं होगा, और यदि टाउ डैश सी की वैल्यू, यदि हम साइड के लिए ही बात करेंगे तो यदि टाउ नॉट की वैल्यू टाउ डैश सी से कम होगी, इक्वल होगी, तो हमारा इरोजन नहीं होगा।
तो ये पूरा हमारा अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा क्या था, अनलाइन कैनाल था, जिसमें हमने कैनेडी थ्योरी पढ़ ली, लेसी थ्योरी पढ़ ली और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल की। तो डिजाइन ऑफ लाइन कैनाल पे यदि हम देखें तो सबसे पहली चीज लाइन कैनाल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, है ना। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कर सकते हैं, उसके बाद यदि आप बात करते हैं तो ब्रिक लाइनिंग कर सकते हैं, एस्फाल्ट लाइनिंग कर सकते हैं, है ना, बोल्डर की लाइनिंग कर सकते हैं, पिचिंग कर सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है, यदि हम लाइनिंग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, तो लाइनिंग का एडवांटेज क्या है, एक तो सीपेज को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि वाटर लॉगिंग, जो हमारा पानी भरा रहता था, जब आपने उसको लाइन कर दो तो वाटर आसानी से क्या होगा, मूव कर पाएगा, वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी वहां पर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो चैनल की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो डिस्चार्ज की वैल्यू है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे अनलाइन कैनाल था तो उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, उस पर छोटे छोटे पौधे वगैरह क्या है उगाते साइड से, तो उन सारी चीजों का खर्चा हमारा बच जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इरिगेशन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो फ्लड का जो डेंजर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यदि हमने लाइन, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा, इजिली उसकी वेलोसिटी अच्छी रहेगी तो वाटर फ्लो कर जाएगा, है ना, तो आपका फ्लड डेंजर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है लाइनिंग के, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो इसका इनिशियल, जब हम सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग या टाइल लाइनिंग जो भी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको पता है कि हमारा खर्चा, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी। जनरली लाइन कैनाल की तुलना में 2 से 2.5 टाइम्स हमको ज्यादा खर्चा पड़ता है किस पे, लाइन कैनाल पे, है ना। कंस्ट्रक्शन स्पान इज लार्ज, जब हम इसको बना रहे होते हैं तो बहुत लेंथ में हमारी कैनाल होती है, और जब इसका कंस्ट्रक्शन स्पान होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, कंस्ट्रक्शन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इज डिफिकल्ट, तो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन डिफिकल्ट है इसका बहुत ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि इस पर रिकवरी जो है वो ज्यादा नहीं होती है ना, रिकवरी ज्यादा नहीं होती इन द सेंस ये है कि जैसे आपने यदि एक लाइन कैनाल बना दिया, अब लाइन कैनाल में आपने खूब सारा पैसा लगा दिया, लेकिन उससे जो रिटर्न आपको मिलने वाला है ना, उससे जो रिटर्न, जैसे आपने बहुत सारे जो फार्मर है उनको आपने क्या कर दिया, पानी को बेच दिया, है ना, लेकिन उससे उतना खर्चा भी नहीं निकल पाता जितना कि आपने क्या किया है, उसको मेंटेनेंस में उसका पैसा लगाया हुआ। तो जो पैसा आपने उस मेंटेनेंस में बोल रहा हूँ, जो पैसा आपने उसको बनाने में लगाया हुआ है, वो पैसे की रिकवरी होना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वही लिखा हुआ फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इज डिफिकल्ट। अब इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लाइन कैनाल के बारे में यदि आप पढ़ना चाहें तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, यदि फिर भी पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ समझ लो कि होता क्या है ये, है ना। यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको निकालना है एवरेज एनुअल बेनिफिट्स और एवरेज एनुअल एक्सपेंस क्या है ना। तो यदि हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स में यदि सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि रिड्यूसिंग सीपेज, तो सीपेज रिड्यूस होने के कारण, जैसे सीपेज आपका रिड्यूस हो गया तो कुछ पानी आपका बचा, है ना, उस पानी को आपने क्या कर दिया, फार्मर्स को क्या कर दिया, बेच दिया, कुछ रुपए में बेच दिया, कितने लीटर वाटर आपने, कितना क्यूबिक पानी आपने बेच दिया, एम क्यूबिक पानी आपने क्या कर दिया, बेच दिया फार्मर को, तो कितने रुपए का पड़ गया आपको, उससे जो सेविंग हुई आपकी वो क्या होगी, M/R1। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट का भी क्या हो गया, हमको सेविंग मिली, मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण भी हमको कुछ पैसा बचा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा P/R2, है ना। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा P है, तो हमारा क्या है, हमारा लाइन कैनाल के लिए जो हमारा फ्रिक्शन होगा, है ना, उसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारा P है, और इस पे जो पैसा मिला वो R है। तो यहाँ से जो सेविंग आ जाएगी वो टोटल सेविंग, जो टोटल एवरेज एनुअल सेविंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, M/R1 प्लस P/R2। ये तो हो गई टोटल सेविंग की बात। अब यदि हम बात करते हैं मतलब सेविंग या बेनिफिट्स, ये इतना बेनिफिट्स हमको मिल रहा है या इतनी सेविंग हमारी हो रही है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एवरेज एनुअल एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा साल भर में कितना हुआ, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो एवरेज एनुअल एक्सपेंस फॉर लाइन कैनाल में हमारा कितना हो, सपोज C1 इक्वल टू क्या हमारा C डिवाइड बाय Y। अब C यदि हम बात करते हैं तो C हमारा क्या है, C हमारा टोटल कैपिटल इन्वेस्ट, और Y हमारा क्या है कि Y हमारा क्या कहला जाएगा, यहाँ पर जो ये Y लिखा हुआ है कि सर्विस लाइफ में जो कैनाल में जो पैसा हमने क्या किया है, जो लोन के लिए जो पैसा हमने रिपीटली दिया हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वहां पे सर्विस लाइफ पीरियड हो जाएगा, है ना, वो हो गया हमारा Y। उसके बाद यदि हम बात करते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी, जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा गया, है ना, जो हमारा जा रहा है वो कितना हमारा C2 इक्वल टू CR डिवाइड बाय 200, है ना। इसको भी हम डिराइव करके यहाँ से निकालते हैं, है ना। इस पे हम फॉर्मूले लगाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, और उसके बाद हम C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंस निकल के आएगा, टोटल एनुअल एवरेज कॉस्ट पर जो लाइन कैनाल पे जो हमारा निकल के आया वो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/Y प्लस CR डिवाइड बाय 200।
यहाँ पर, तो हमने यहाँ से सेविंग देख ली और हमने टोटल कॉस्ट देख ली जो एक्सपेंसेस में यूज हो रही है, और उनका जब हम रेशो देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है ना, ग्रेटर देन 1 आ रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बेनिफिट और कॉस्ट का जो रेशो है वो हमारा ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा रिकवरी है वो साल भर में नहीं हो पाती है हमारी, या बोल सकते हैं कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसको रिकवर कर पाना क्या होता है, थोड़ी सा मुश्किल होता है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने लेसी थ्योरी पढ़ ली। लेसी थ्योरी के बाद हमने क्या पढ़ लिया, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ लिया। उसके बाद हमने लाइन कैनाल के एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, है ना। अगर ये चीज समझ पे नहीं भी आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम इस पे लाइन कैनाल के सेक्शंस देखेंगे और फिर ये यूनिट हमारी क्या होगी, फिनिश होगी। नेक्स्ट यदि हम लाइन कैनाल की डिजाइन देखते हैं तो हमको जो सेक्शन मिलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइन कैनाल। तो लाइन कैनाल में किस किस तरीके के सेक्शन है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में भी यदि हम बात करें तो इसका जो बेस होता है उस पर यदि हम बात करें तो उसका जो बॉटम होगा उसको हम कैसा कर देते हैं, राउंड कर देते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगुलर सेक्शन था और इसका ट्रायंगुलर सेक्शन पे यदि हम बात करते हैं तो इसका जो बॉटम है उसको हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। ठीक है, अब राउंड क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम बॉटम को राउंड क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि राउंड बॉटम प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है हमारा। तो जब हम बॉटम को राउंड कर देते हैं तो उस कंडीशन पे यदि हम देखेंगे कि हमारी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिस्चार्ज कैपेसिटी तो इंक्रीज होती है, साथ में हमारी कॉस्ट क्या है, जो इतना ये एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है वो हमको नहीं बनाना पड़ेगा, कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं कि हमारी इसकी जो वाई डेप्थ है ये क्या है, कम है, इसके कारण से इस पर यदि हम बात करेंगे कि हमारी जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो है हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो है, जब राउंड बॉटम प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे पैरामीटर है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बॉटम को हम इसको राउंड बनाते हैं। अब एग्जाम पे यदि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सीधे सीधे से इसका एरिया पूछ लेगा कि इस तरीके का राउंड बॉटम है और इसका हमारा एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए सीधे सीधे से यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल रूल लगा देते हैं और हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई कॉट थीटा निकल के आ जाएगा। सेडेड एरिया यदि निकालना चाहो तो सेडेड एरिया इजीली निकाल सकते हो, सेडेड एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर थीटा उसका एरिया निकल के आ जाएगा। इस सेडेड एरिया ये वाले पोर्शन का एरिया यदि निकालना चाहो तो कितना जाएगा, वाई स्क्वायर थीटा, है ना। और यदि हम बात करते हैं ये हमारे दो ट्रायंगल है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई 1/2 वाई कॉट थीटा, है ना। तो दो एरिया है इसलिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास वाई स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो साइडेड एरिया है, यदि हम इसके साइडेड एरिया की बात करें, जो साइडेड पोर्शन का एरिया, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर थीटा। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों साइड का वो हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से तो हमने इन दोनों को सम कर दिया तो यहाँ से हमको एरिया निकल के आ गया। तो एरिया जो निकल के आया, हमको डायरेक्ट ये एरिया निकालना, हमको किस तरीके से निकालना वो जरूरी नहीं है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसे यदि हम बात करें तो पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। पैरामीटर के लिए यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या जाएगा, 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। जब a और p दोनों कैलकुलेट कर लोगे तो इजीली r कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वैल्यू कुछ मिलेगी तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो y/2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस हमारा ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन विद राउंड बॉटम में कितना होगा। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस की यदि हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास y/2, है ना। अब यदि हम देखें, to get most efficient section, circular arc is made in such a way that radius of circle at tangent make an angle of 90 degree with sloping edge। कहने का मतलब ये है कि हम जब efficient triangular section बना रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कैसा एंगल बनाना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो हमारा जो ट्रायंगल सेक्शन है वो कैसा होगा, एफिशिएंट होगा या इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास ट्रापेजोइडल क्रॉस सेक्शन हैविंग राउंड बॉटम। अब राउंड बॉटम के साथ यदि हम देखें तो ट्रापेजोइडल सेक्शन, जनरली हम ट्रापेजोइडल सेक्शन ऐसे लेते थे अनलाइन कैनाल पे, लेकिन यहाँ पर जो इसकी यदि ये इसकी बात करें तो ये यहाँ पर ये कर्व है और जबकि बॉटम में क्या है हमारे पास, ये स्ट्रेट है ना। तो इसका भी यदि हम निकालना चाहे तो अभी भी ये क्या हो जाएगा, ये भी वाई कॉट थीटा है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई कॉट थीटा है। इस पे सिर्फ ये बी वाला पोर्शन और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल का जैसे हमने अभी तक एरिया निकाला था वो तो आएगा ही आएगा, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी इंटू वाई। ये बी इंटू वाई इस वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा, बी इंटू वाई, है ना। तो बी इंटू वाई ये हो गया,
प्लस पेरीमीटर यदि हमको निकालना तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो इसका पेरीमीटर था 2/θ प्लस cot थीटा सेम पैरामीटर है, प्लस साथ में ये वाला पोर्शन और जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रोपोइजोइडल सेक्शन के लिए पेरीमीटर। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हमको ट्रायंगुलर सेक्शन के ये दो एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूले याद रखने हैं, अच्छे से इनको रट के जाना है ना, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जब हमारी लाइन अनलाइन कैनाल में जो हमने स्लोप लिया हुआ था, यदि हमको गिवन नहीं होता तो हमने स्लोप की वैल्यू क्या ले ली थी, 1 वर्टिकल और 0.5 हमने हॉरिजॉन्टल लिया था। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें, जब हम लाइन कैनाल की बात करते हैं, तो लाइन कैनाल पे जो साइड स्लोप होता है वो कितना होता है, 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सरफेस। जो परमिसिबल वेलोसिटी है चैनल की, वो किस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की लाइनिंग की हुई है, तो किस टाइप की लाइनिंग की हुई है उस पे हमारी डिपेंड करती है परमिसिबल वेलोसिटी। जैसे यदि हम बात करते हैं कि यदि हमने कैनाल पे लाइनिंग की हुई है सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग, तो वहां पर जो हमारी परमिसिबल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। यदि हमने ब्रिक की लाइनिंग की हुई है, तो ब्रिक की लाइनिंग में जो परमिसिबल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 1.8 मीटर पर सेकेंड। और जो बोल्डर या स्टोन मेसनरी यदि की हुई है, तो वहां पर जो हमारी परमिसिबल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारा डिजाइन वाला जो कैनाल डिजाइन का जो चैप्टर है वो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, है ना। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू।